ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, लेकिन इस तरह के वाल्व को स्टेपर मोटर का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। ये कैसे काम करता है, ये जानने के लिए हम इसके अंदर देखेंगे। एक सामान्य रेफ्रिजरेशन सिस्टम को देखें तो इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर होता है। कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों हीट एक्सचेंजर हैं। कंडेंसर को प्रॉपर्टी के बाहर लगाया जाता है और इवेपोरेटर को उस कमरे में जिसे ठंडा किया जा रहा है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पाइपों में घुमाता है जो इन सभी कंपोनेंट्स के बीच चक्कर लगाता है, और एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। रेफ्रिजरेंट विशेष रूप से बनाया गया एक फ्लूइड है जो आसानी से तरल और गैस में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेंट R410A -48 डिग्री सेल्सियस या -55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है, लेकिन इससे प्रेशर यानी दबाव बदल जाता है। लेकिन यदि रेफ्रिजरेंट कमरे के अंदर पाइप में है और कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यह तरल को वाष्प में बदलने के लिए पर्याप्त है। वैसे यदि आप रेफ्रिजरेंट चार्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दिए गए हैं। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट कम दबाव, कम तापमान वाले तरल या वाष्प के मिश्रण के रूप में जाता है। यह पाइप के अंदर बहता है। इसी बीच एक पंखा कमरे की हवा को पाइप के बाहर घुमा रहा है। इससे रेफ्रिजरेंट उबलने लगता है। यह पाइप की दीवार के जरिए हवा से ऊष्मा सोखता है और फिर भाप बनकर उड़ जाता है। रेफ्रिजरेंट उड़ जाने से ऊष्मा भी निकल जाती है। यह बिल्कुल पानी उबलने जैसा है। पानी गर्म होता है, वाष्प बनने लगती है और यह भाप में बदल जाता है, साथ में ऊष्मा भी उड़ा ले जाता है। तो बाहर की हवा अंदर जाते समय गर्म, लेकिन बाहर निकलते समय ठंडी होती है। रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में घूमता रहता है और ऊष्मा सोखता है, जिससे यह फिर उबलता है जब तक कि थोड़ा अतितप्त यानी सुपरहीटेड न हो जाए। मतलब अब यह पूरी तरह से गैस रूप में बदल चुका है और तरल रेफ्रिजरेंट की एक बूंद भी नहीं बची है। तरल कंप्रेसर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि यह कंप्रेसर तक न पहुंचे। कंप्रेसर इवेपोरेटर से कम तापमान, कम दबाव वाली थोड़ी सुपरहीटेड भाप के रूप में निकलने वाले रेफ्रिजरेंट को खींच लेता है। फिर यह इसे एक साथ बहुत छोटी सी जगह में दबा देता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। इवेपोरेटर से ली गई सारी ऊष्मा अब काफी कम आयतन यानी वॉल्यूम में समा जाती है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि क्यों। यदि आपने कभी साइकिल के टायर में हवा भरी होगी तो ध्यान दिया होगा कि हवा को दबाते समय पंप गर्म हो जाता है। फिर कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जाता है, जहां यह उच्च दबाव, उच्च तापमान और सुपरहीटेड वाष्प के रूप में प्रवेश करता है। कंडेंसर बाहर स्थित होता है और गर्मियों के दिन में बाहर की हवा गर्म हो सकती है। ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर जाती है, तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि रेफ्रिजरेंट बाहर की हवा से अधिक गर्म हो। अन्यथा अतिरिक्त ऊष्मा आपके रेफ्रिजरेंट और सिस्टम से बाहर नहीं निकलेगी। इस ऊष्मा को हटाने के लिए कंडेंसर के ऊपर पंखा लगा सकते हैं, तो बाहर की हल्की गर्म हवा आती है, ऊष्मा सोखती है और तेज गर्म होकर बाहर निकलती है। हवा जब गर्मी सोख लेगी तो रेफ्रिजरेंट संघनित यानी कंडेंस होकर वापस तरल में बदल जाएगा। थोड़ा वैसा जैसे ठंडे मौसम में खिड़की पर भाप जम जाती है। खिड़की ठंडी होती है तो भाप संघनित होकर तरल में बदल जाती है और फिर तरल खिड़की से बहने लगता है। इसलिए रेफ्रिजरेंट उच्च दबाव, मध्यम तापमान वाले सैचुरेटेड यानी संतृप्त तरल के रूप में निकलता है और एक्सपेंशन वाल्व की ओर चला जाता है। अति ताप यानी सुपरहीट को नियंत्रित करने के लिए एक्सपेंशन वाल्व इवेपोरेटर में प्रवेश करने वाले रेफ्रिजरेंट की मात्रा को नियमित करते हैं। यदि इवेपोरेटर में बहुत अधिक रेफ्रिजरेंट चला जाएगा तो वो भाप बनकर उड़ेगा नहीं और तरल कंप्रेसर में पहुंचकर उसे खराब कर देगा। यदि बहुत कम रेफ्रिजरेंट जाएगा तो ठीक से कूलिंग नहीं होगी और वह सही काम नहीं करेगा। एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट को एक छोटे से छेद से गुजरने का रास्ता देकर इसे नियंत्रित करता है। इससे वाल्व के सिरों पर दबाव में भारी अंतर आ जाता है।
एक सिरे पर उच्च दबाव वाला तरल होता है और दूसरा सिरा लगभग खाली होता है। छोटे छेद की वजह से यह थोड़े तरल और थोड़े वाष्प के मिश्रण के रूप में इवेपोरेटर में स्प्रे होता है। रेफ्रिजरेंट फैलकर खाली जगह को भरने का प्रयास करता है, जिससे इसके तापमान के साथ साथ दबाव भी कम हो जाता है। यह डिओड्रेंट या स्प्रे पेंट के कैन से स्प्रे करने जैसा है। यह छोटे छेद से होकर बहता है, जिसके कारण तरल और वाष्प के मिश्रण के रूप में फैल जाता है और कैन पहले से ठंडा महसूस होता है। इसे नियंत्रित करने के मूल तरीके में छेद वाली एक डिवाइस होती थी, जिसे आप अब भी इन रेफ्रिजरेटरों में देख सकते हैं। यह छेद निश्चित आकार का होता था, तो कूलिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे सिस्टम को ऑन और ऑफ करना होता था। यह काम तो करता है, लेकिन तापमान स्थिर नहीं रख पाता है। इसके बाद थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व आए, जो आज भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। यह आउटलेट पर एक अन्य रेफ्रिजरेंट से भरे हुए बल्ब के जरिए सुपरहीट का पता लगाता है। जब सुपरहीट बहुत अधिक होती है, ये दूसरा रेफ्रिजरेंट फैलकर वाल्व को खोलता है, और जब सुपरहीट बहुत कम होती है तो संघनित यानी कंडेंस होकर वाल्व को बंद कर देता है। इस तरह के वाल्व की गणना और समायोजन टेक्नीशियन द्वारा मैनुअल रूप से की जाती है। ये बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन इसमें गलतियां होने की संभावना अधिक होती है। गणना और सेटअप करने में समय लगता है तथा इसे केवल सर्विस विजिट के समय समायोजित किया जाता है, जो आदर्श स्थिति नहीं है। इससे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस भी नहीं मिलती है, लेकिन यह बढ़िया काम करता है और आने वाले कई वर्षों तक इसका इस्तेमाल जारी रहेगा। सबसे नया संस्करण है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व्स। इसमें सही तापमान और दबाव को मापने के लिए कंट्रोलर का प्रयोग होता है तथा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और अधिकतम क्षमता प्राप्त करने के लिए वाल्व की पोजीशन अपने आप एडजस्ट हो जाती है। यह मॉडल ETS 5M पर आधारित है, जिसे डैनफोर्स ने बनाया है, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व्स के विभिन्न प्रकारों और उपयोगों पर एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है, जिसे उनके विशेषज्ञ विक्टर ने होस्ट किया है। उसमें कुछ जानकारियां बहुत अच्छी हैं, तो उसे जरूर देखें। मैं आपके लिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। वाल्व कैसे काम करता है, ये जानने के लिए आइए इसका सरल संस्करण देखते हैं। पहले हमारे पास वाल्व की बॉडी और स्टैटर हाउसिंग है। इन दोनों को अलग किया जा सकता है, जिससे जरूरत पड़ने पर स्टैटर को बदला जा सकता है। और चूंकि वाल्व की बॉडी सील होती है, इसलिए सिस्टम से रेफ्रिजरेंट रिश्ता नहीं है, जिससे मरम्मत जल्दी और आसानी से हो जाती है। स्टैटर के अंदर तांबे के तारों की कई कॉइलें हैं, जो आंतरिक परिधि पर लिपटी होती हैं। ये स्टैटर कॉइल्स हैं। फिर वाल्व बॉडी के अंदर पहले एक परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक है, जो शाफ्ट से जुड़ा होता है। शाफ्ट वाल्व जितना ही लंबा होता है। शाफ्ट में नीचे थोड़ा हिस्सा थ्रेडेड है। शाफ्ट के तल में वाल्व नीडल है, जो वाल्व को बंद करने के लिए आउटलेट पर धक्का देती है। स्थायी चुंबक और शाफ्ट ऐसे लगे होते हैं कि स्टैटर के भीतर उनका केंद्र एक ही होता है। इन्हें वाल्व बॉडी द्वारा अलग किया जाता है। स्थायी चुंबक घूमता है, जिससे शाफ्ट भी घूमने लगता है। शाफ्ट का थ्रेडेड हिस्सा शाफ्ट होल्डर के थ्रेडेड हिस्से पर लगा होता है। तो जब यह घूमता है तो शाफ्ट ऊपर और नीचे की ओर चलने लगता है और वाल्व को बंद कर देता है। रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए वाल्व खुलता और बंद होता है। कंट्रोलर स्टेटर में पल्स भेजता है, जो मूल रूप से एक स्टेपर मोटर है। पल्स अलग अलग कॉइलों को ऊर्जा देती है, जिससे एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। हम जानते हैं कि चुंबक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। एक जैसे सिरे एक दूसरे से दूर हटते हैं और विपरीत सिरे आकर्षित होते हैं। जब हम एक तार से इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि तार को कॉइल का आकार दे दें तो अधिक बड़ा और मजबूत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। करंट की दिशा बदलकर क्षेत्र की ध्रुवता यानी पोलैरिटी बदल सकते हैं। हम बस पावर बंद करके चुंबकीय क्षेत्र को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन स्थायी चुंबक हमेशा ऑन रहता है। अब अगर चुंबक को केंद्र में रख दें तो दूसरे चुंबकों का प्रयोग करके इसे घुमा सकते हैं। हम चुंबक के चारों ओर कॉइलें भी रख सकते हैं और कॉइलों द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करके इसकी दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं।
जितनी अधिक कॉइलों का प्रयोग करेंगे, चुंबक को उतनी ही सटीक तरीके से घुमा पाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि अगर बोल्ट को थ्रेडेड छेद से अलाइन करके रोटेट करें तो बोल्ट मटेरियल में अंदर चला जाएगा। रोटेशन की दिशा बदलने से बोल्ट बाहर आ जाएगा। यदि हम चुंबक को बोल्ट के हेड से जोड़ दें और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए कॉइल का प्रयोग करें तो हम रोटेशन को लीनियर मूवमेंट में बदल सकते हैं। शाफ्ट के टॉप पर एक स्थायी चुंबक है जो चारों ओर से स्टेपर मोटर की कॉइलों से घिरा हुआ है। जब कॉइल में ऊर्जा जाती है, यह स्थायी चुंबक को घुमाती है और चुंबक शाफ्ट को घुमाता है। शाफ्ट का एक हिस्सा थ्रेडेड है जिसके कारण शाफ्ट ऊपर नीचे चलता है। यह वाल्व को बंद कर देता है और रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इवेपोरेटर के आउटलेट पर टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर ट्रांसड्यूसर हैं जो लगातार रेफ्रिजरेंट की माप लेते रहते हैं। कंट्रोलर इस सिग्नल को पढ़ता है और रेफ्रिजरेंट के संतृप्त तापमान का पता लगाने के लिए दबाव को परिवर्तित करता है। यह कंट्रोलर में स्टोर किए हुए रेफ्रिजरेंट डेटा का प्रयोग कर रहा है। उस रेफ्रिजरेंट के लिए प्रेशर रीडिंग उसके समकक्ष तापमान में परिवर्तित हो रही है। फिर इसकी तुलना वास्तव तापमान से की जाती है। इन दोनों के बीच का अंतर ही ऑपरेटिंग सुपरहीट है। इसके बाद कंट्रोलर तय करता है कि रेफ्रिजरेंट भेजने के लिए वाल्व को खुला रखना है या मात्रा घटाने के लिए उसे थोड़ा बंद कर देना है। फिर कंट्रोलर एक्सपेंशन वाल्व स्टेपर मोटर में कॉइल को ऊर्जा देने और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए सिग्नल भेजता है। स्थायी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इससे प्रतिक्रिया करता है जिससे सिग्नल के अनुसार यह क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। सिग्नल वाल्व को थोड़ा सा ही घूमने देते हैं जिससे सटीक नियंत्रण मिलता है और सुपरहीट से एडजस्टमेंट होता है। जब इवेपोरेटर का कूलिंग लोड अचानक से बढ़ जाता है, रेफ्रिजरेंट तेजी से उबलने लगता है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त रेफ्रिजरेंट नहीं होता है। इसलिए सक्शन लाइन का तापमान और दबाव बढ़ जाते हैं। सेंसर इसका पता लगाएगा और कंट्रोलर वाल्व को थोड़ा और खुलने देगा जिससे इवेपोरेटर में थोड़ा और रेफ्रिजरेंट जा सके। जब कूलिंग लोड घटता है, रेफ्रिजरेंट धीमे उबलेगा और इवेपोरेटर के अंदर बहुत अधिक रेफ्रिजरेंट हो जाएगा। तापमान और दबाव दोनों घटेंगे। सेंसर इसका पता लगाएगा और कंट्रोलर वाल्व को थोड़ा और बंद कर देगा जिससे इवेपोरेटर में जाने वाले रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम हो जाएगी और सही सुपरहीट बनी रहेगी। यह सुपरहीट को नियंत्रित करने का बहुत सटीक ऑटोमेटेड तरीका है। इस विशेष वाल्व को जानबूझकर छोटा बनाया गया है जिसके कारण ये CRAC यूनिट या कंप्यूटर रूम के एयर कंडीशनर के साथ साथ हीट पंप और वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम के लिए भी बिल्कुल सही साबित होता है। आप डैनफोर्स वीडियो देखकर इस बारे में और अधिक जान सकते हैं। लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप HVAC और रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना ना भूलें।